नमस्कार, स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए सीधी तस्वीरें आपको रायसेन की मंडीदीप से दिखाते हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अपनी व्यवस्थाओं से हमारे भारतीय लोगों के काम करने के कई मिथक तोड़े जो हमारे बारे में चलता था। कई सारे मामलों को लेकर के हमारे को एक अलग रूप में जाना जाता। हम भारतीय कहीं समय का पालन हो ही नहीं सकता है। हम व्यवस्थाओं के इसी जैसी आदत पड़ी है, उसको बदल नहीं सकते। हमारा जो हो रहा है चलने दो राम भरोसे। स्वच्छता जैसे मिशन को लेकर भी माननीय प्रधानमंत्री ने जब लाल किले से पहली बार बात कही तो बहुत अटपटी लगी लोगों को, लेकिन जो उनने सिस्टम बनाया हम सब उस बात को जानते हैं। चाहे स्वच्छता का मामला हो, इसकी सबसे बड़ी उनकी शासन की सुशासन की व्यवस्था है। हमने देखा है जब नोटबंदी की थी, पूरे देश तो क्या दुनिया के बाजार हिल गए। नोटबंदी हुई भारत जैसे विशाल देश में। मैं स्वयं अपना उदाहरण बताता हूं कि मैं टीवी के डिबेट के कार्यक्रम में बैठा हुआ था। मैं भोपाल से 3-4 जिलों से मिलकर जाने के लिए अपना दौरा कार्यक्रम बना के आया था। और जैसे ही उन्होंने कहा कि अभी आज रात मेरे समापन के बाद 12 बजे बाद ये 500 के नोट बंद होंगे और इस सिस्टम को तुरंत लागू करेंगे, सच में मैं भी हिल गया। मैंने उस डिबेट का जो अपना हेडफोन वगैरह लगाया निकाला। हमने कहा भैया मैं बाद में करूंगा, मेरे को गाड़ी का पेट्रोल भरवा लूंगा, नहीं तो उज्जैन कैसे जाऊंगा। क्योंकि ये मोदी जी का जमाना, कोई और नेता होता तो अपन कहते आज कहा है 8 दिन बाद पालन होगा, 4 दिन बाद होगा, लेकिन ये इनका हिसाब किताब हम सब जानते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखा देते। चाहे कोविड का कठिन समय हो, हम सब जानते हैं मोदी जी ने उस दौर में जो बात कही थी, इतने बिगड़े हुए हेल्थ सिस्टम में, मैं जवाबदारी के साथ कह रहा हूँ, हेल्थ का इतना बड़ा हमारा देश, विविधता वाला, विविध भाषाओं वाला, नदी, पहाड़, पर्वत, रेगिस्तान, समुद्री इलाका, कहाँ लोग सियाचिन से हड्डी जमा देने वाली बर्फ वाला इलाका, लेकिन पूरा देश एक नेता के एक आह्वान पर कोविड जैसी कठिन बीमारी के दौर में भी न केवल बाहर आया, बल्कि वो जो टीके लगा करके उसका दर्ज करने का जो एक लाया था, इसलिए आईटी कंपनी के माध्यम से पूरे देश में, दुनिया के अंदर बताया है कि हमारे देश में बदलते दौर में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। आपका 6 महीने में टीका लगा हुआ है, आपको 1 साल में लगाना है। एक व्यक्ति 142 करोड़ लोगों में से इतना बारीक हिसाब रखना, ये आईटी के बिना संभव नहीं हो सकता। जोरदार ताली बजाओ ये नई व्यवस्था के लिए। डिजिटल पेमेंट, क्या दुनिया देखती रह गई हमारी तरफ के ये डिजिटल पेमेंट हो सकता है क्या? लेकिन ये दौर ऐसा ही है और इस सब के कारण से आज भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनी और इसी प्रकार से सुव्यवस्था के बलबूते पर तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मैं मान के चलता हूँ मध्य प्रदेश के अंदर जिस एरिया में मैं बैठा हूँ, वैसे तो ये बना हुआ एरिया 1974 का है, HEG दवाई थी, लेकिन 1982 में मंडीदीप का इंडस्ट्रियल एरिया बना था और प्रथम फेज का काम हुआ था। लेकिन अभी मुझे बताया गया है कि हाँ हम मिलकर के इसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल एरिया बनाना चाहते हैं। तो मैं आपके इस पूरे अभियान की अभी से शुभकामना करता हूं। तो सरकार पूरी आपके साथ रहेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 25 एकड़ के फ्लैटेड फैक्ट्री एवं प्लग एंड प्ले सुविधा का विकास शीघ्र किया जाएगा। इसमें 300 करोड़ का खर्चा सरकार के माध्यम से होगा। 300 करोड़ में ताली वाली तो बजना चाहिए, बताइए क्या होगा। वर्तमान में मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में 85 करोड़ के अलग अलग अधोसंरचनाओं के काम जारी है। आपने कहा नर्मदा का पानी चाहिए, अरे नर्मदा जी का पानी क्यों नहीं आना चाहिए, जरूर आएगा, चिंता मत करो। आपके इस मंडीदीप के लिए पानी की समस्या बहुत दिन से है। नर्मदा के पाइपलाइन से पानी ला करके देने की जवाबदारी सरकार की, हम इस पे काम कर रहे हैं। 1100 हेक्टेयर से अधिक के मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र में सभी प्रकार के औद्योगिक संरचनाओं का चरणबद्ध तरीके से विकास
विकास किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपके माध्यम से, खास करके अभी हमने बैठे थे जब यहाँ आने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, मैं आपके काम को भी समझ रहा था। हमने पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज 55 जिलों में खोले और कई प्रकार के रोजगार के मामले में आपकी इस कंपनी को जोड़ते हुए नेटलिंक के माध्यम से स्वरोजगार पाने की दिशा में, और केवल स्वरोजगार पाने की नहीं, स्वरोजगार खड़ा करवाने के लिए सभी प्रकार की संभावना का ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। आज तो केवल संक्षेप में मेरी अपनी ओर से कल 15 अगस्त की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता का ये दिवस हमारे जीवन में कई सारे लोगों के बलिदान के बाद आया है। लगभग 1000 साल की गुलामी के बाद आजादी का ये पर्व 1947 में हमको देखने को मिला और लंबा समय निकला, लेकिन अभी ये जो 10 साल निकले हैं, परमात्मा करे किसी की नजर नहीं लगे, यही नेतृत्व रहे। और जिस प्रकार से मोदी जी काम कर रहे हैं, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ रहा है, सम्मान बढ़ रहा है। और हम आज 14 अगस्त, आज के इस दर्दशाली दिल को भी नहीं भूल सकते। आज ही 15 अगस्त को देश आजाद हुआ, दुर्भाग्य से 14 अगस्त को देश ने अपना बंटवारे का दर्द झेला और बंटवारे के दर्द में विभाजन की जो विभीषिका होती, जो कष्ट होता है, जो लोगों ने भोगा है अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश से प्रेम करने के लिए, जो भारत में रात को सोए थे 13 अगस्त, उनको 14 अगस्त के बाद भारत नहीं मिलने वाला था। कोई और देश के वासी हो रहे थे, वो विदेशी हो रहे थे, तो लोग जो अपने देश से प्रेम करना चाह रहे थे, उन्होंने अपना मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, जो भी उनके पास था, सब छोड़ करके केवल अपने देश से देश प्रेम और सनातन संस्कृति के लिए वो हमारे देश में आए। मैं उस बात को इसलिए जवाबदारी के साथ कह रहा हूं कि कभी कभी ऐसे कष्ट के समय में, जब दुनिया का वो सबसे बड़ा एक तरह से भीषण नरसंहार हुआ, उस नरसंहार के समय हुई घटनाओं को अगर हम भुला देंगे तो मैं समझता हूं कि वो हमारे इस देश के वर्तमान के दौर के साथ भी अन्याय करेंगे। जो देश अतीत की गलतियों को भूल करके आगे बढ़ते हैं, उस देश को आने वाले समय में उसकी कीमत चुकाना पड़ती है। मैं उम्मीद करता हूं हम अपनी उस विभाजन की विभीषिका को भी याद रखेंगे, उस समय की गई गलतियों को भी याद रखेंगे और उससे सबक लेते हुए ताउम्र अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित होंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, कई बड़ी बातें आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कही और लोगों को संबोधित किया। एल्यूमिना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कर दिया है और ऑप्टिकल फैक्ट्री में नए यूनिट का शुभारंभ हुआ है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर नवलगिरी महाराज ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपना बयान जारी किया और कहा है कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए। हम जातियों में बट और सिमट गए हैं। तो वहीं उन्होंने बीजा मंडल और ओवैसी के बयान पर भी निशाना साधा। साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव से अपील कर मध्य प्रदेश में गौ तस्करी और हत्या पर रोक लगाने के लिए विचार करने को भी कहा है। सरकार ने यहाँ से कुछ फोर्स भेजी हुई है और वहाँ जो बेटियों को उन्होंने बंद किया हुआ, बंधक बनाया हुआ है, युवाओं को, बेटियों को वहाँ छुड़ाया गया है। पूरी फोर्स वहाँ पर लगी हुई है। तो मुझे पूरी आशा है कि मोदी है तो सब कुछ संभव है। मोदी की वजह से मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जितने भी वहाँ के हिंदू हैं उनको सुरक्षित निकाल के सही स्थान पर पहुँचाया जाएगा। मुसलमान लोग हैं, बांग्लादेशी मुसलमान हैं, उनको पाकिस्तान जाना चाहिए। आपके वहाँ पर रहने के बाद भी अगर हिंदुओं पे आ चाहिए तो किसी मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई, कोई मुसलमान रास्ते सामने नहीं आया। तो आप लोग पाकिस्तान जाओ, ईरान जाओ, इराक जाओ, कहीं भी जाओ, भारत में अब आपके लिए जगह नहीं है। भारत में खाली उन्हीं के लिए जगह है जो वंदे मातरम कहेगा, भारत माता की बात कहेगा, जय श्री राम कहेगा और जो शांति की बात करेगा। खाली भारत में वही राम राज करेगा और भारत में किसी के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत खाली उन्हीं के लिए जो शांति की बात करेगा।
मध्य प्रदेश में विदिशा के कलेक्टर के ट्रांसफर पर अचानक उस समय सियासत गर्मा गई जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस तबादले पर सवाल खड़े कर दिए। ओवैसी ने एक्स पर कहा कि संघ के संगठनों ने मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी थी, लेकिन जिला कलेक्टर ने एसआई सर्वे का हवाला देते हुए उसे मस्जिद बता दिया था। ओवैसी ने कहा कि यही वजह है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कलेक्टर का ट्रांसफर कर दिया गया क्योंकि उन्होंने कानून का पालन किया। उन्होंने कहा कि यही वक्फ संशोधन बिल का खतरा है। सरकार कलेक्टर को बहुत ज्यादा अधिकार देना चाहती है। अगर कोई कहता है कि मस्जिद नहीं है तो कलेक्टर को भीड़ की मांग माननी होगी या फिर उसका तबादला कर दिया जाए। कोई भी सबूत पर्याप्त नहीं है। तो देखिए, बीजा मंडल विवाद में ओवैसी की एंट्री हो चुकी है और एक्स पर जो कुछ उन्होंने लिखा है वो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। बता दें, कलेक्टर ने कार्रवाई की चेतावनी दी थी। विदिशा कलेक्टर के ट्रांसफर को लेकर ये पोस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। तो देखिए, विदिशा विधायक मुकेश टंडन ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि वो ओवैसी को आने जाने की टिकट देने को तैयार हैं। वो आए और देखें कि वहां पर मंदिर है। मध्य प्रदेश की हमारी लोकप्रिय सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की सुशासन के लिए काम करती है। कब कलेक्टर रहेंगे, कब एसपी रहेंगे, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र का जो है निर्णय है। और विजय मंदिर जिसको वो विवाद में लाना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से विजय मंदिर है। मैं उनको कहता हूं कि उनको आने जाने की टिकट में उपलब्ध कराता हूं, वो एक बार आकर यहाँ देखें। तो हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर विदिशा के विजय मंदिर को मस्जिद बताया और पूजा करने से रोकने पर कलेक्टर का तबादला करने का आरोप लगाया और संघ के सदस्यों ने मस्जिद में पूजा करने का प्रयास करने के आरोप भी लगाए थे। अब इस बयान के बाद विदिशा में हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है। इसी को लेकर विभिन्न हिंदूवादी संगठन और अंगद सेना ने विदिशा के विवेकानंद चौराहे पर ओवैसी का पुतला फूंकते हुए दो हाथ करने की चेतावनी दी है। अंगद सेवा के प्रमुख संजय प्रजापति ने विदिशा आमंत्रित करते हुए चाय पर चर्चा करते हुए कहा कि यहां आए और देखें कि ये मंदिर है या मस्जिद है। विदिशा नगर में कहावत है, पढ़े लिखे गंवार। इस सांसद में जो बैठे हुए हैं पढ़ा लिखा ओबीसी, जिसके नाम से पूरा देश जिसको जानता है, और आतंकवादी उसकी कट्टर मानसिकता ये पूरे संपूर्ण हिंदुस्तान में छुपी नहीं है। आज हमारे विजय मंदिर को उसने मस्जिद बताया अपने ट्वीट के जरिए, और ये भूल गया है कि वो जिस धरती पे रह रहा है, जिसका वो हैदराबाद है, जिस धरती का नाम वो भी हमारी है वो, और उसका नाम प्राचीन में गोलकुंडा था। भारतीय संसद में, भारतीय संविधान में ऐसा अधिकार दिया है। इतना स्वतंत्र है हमारा भारत। आज बीबीसी का विभाजन दिवस भी है और अखंड भारत संकल्प दिवस भी है। उस चीज़ पे मैं दोहराना चाहूँगा कि संविधान में इस प्रकार के आतंकवादियों असदुद्दीन ओवैसी जैसे बैठे हुए जो ये कहते हैं कि 15 मिनट हमें दे दो, 15 मिनट में हम हिंदुओं को सरगर्म कर देंगे हिंदुओं को, तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि 15 मिनट हमारे पास आ जाओ। इनने कही कि हम मुंह से चुनौती स्वीकार करते हैं, हम हाथ पांव से चुनौती स्वीकार करते हैं। 15 मिनट ओवैसी और दोनों भैया हमारे पास आ जाए, हम बताते हैं धोबी पछाड़ क्या होती है। अब बात करेंगे इंदौर के, जहां के पूर्व विधायक और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए संजय शुक्ला ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा। शुक्ला ने पीएम को पत्र लिखकर बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की मांग की है। शुक्ला ने लिखा है कि भारत बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर वहां रहे हैं, हिंदुओं को बचाया जाए। साथ ही लिखा कि पहले भी आपके नेतृत्व में पाकिस्तान की सीमा के क्षेत्र में संचालित हो रहे आतंकवादियों के प्रशिक्षण शिविर पर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमला किया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि उसके बाद से भारत में आतंकवाद की कमर टूट गई। इस समय बांग्लादेश में जो स्थिति बनी है वो निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंताजनक है। जो समाचार वहां से आ रहे हैं उसमें ये जानकारी स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि वहां पर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि भारत सरकार अब बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक कर हमला करे और वहां पर हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित भी किया जाए। तो पूर्व विधायक संजय शुक्ला ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और बांग्लादेश पर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग उठाई है।
इधर खरगोन में 2 युवकों को बांग्लादेश के फेक और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना भारी पड़ गया, जिसके चलते दोनों युवकों पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। तो वहीं एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। दूसरा आरोपी युवक फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी है। आपको बता दें कि खरगोन शहर के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मोबाइल नंबर से बांग्लादेश में हुई घटना के संबंध में बिना उस वीडियो की सत्यता जाने एक भ्रामक और एक अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इसकी जांच के लिए एसपी ने सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग टीम भी बनाई है। इसके अलावा जिले के सभी प्रभारी को ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार शांति समिति की मीटिंग में भी और अन्य प्रकार से भी और हमारे द्वारा अन्य प्रकार से साइबर शाखा की तरफ से भी लगातार मैसेज दिया जा रहा है कि सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इतने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं उन पे भ्रामक जानकारी देने से बचें और जानकारी ना दें, और अगर कोई देगा तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश के 5 अफसरों के खिलाफ वारंट जारी किया। मामला इंदौर के कर्मचारी के वेतनमान से जुड़ा है। दरअसल हाई कोर्ट में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी पार्थन पिल्लई ने एक याचिका लगाई थी, जिसमें उसे दूसरों के समान वेतन देने के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश भी जारी किए थे। इसके लिए हाई कोर्ट ने 4 माह की समय सीमा भी तय की थी, लेकिन हाई कोर्ट द्वारा दिया गया समय निकल जाने के बावजूद कर्मचारी को समान वेतन देना शुरू नहीं किया गया, जिस पर कोर्ट की अवमानना याचिका दायर भी की गई थी। अब इस पर सुनवाई करते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के तत्कालीन एसीएस मोहम्मद सुलेमान, दिनेश श्रीवास्तव, विवेक पोरवाल, आरसी पनिका और मनीष रस्तोगी के खिलाफ वारंट जारी किया। संविदा कर्मियों के लिए सरकार ने 100% वेतनमान देने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें से कई कर्मचारी छूट गए थे। इसमें से एक पार्थन पिल्लई भी हैं। नवंबर 23 को माननीय न्यायालय ने आदेश किया था कि सरकार उनको जो लाभ है वो प्रदान करे, परंतु उसके बाद उन्होंने 4 महीने में लाभ देना था, परंतु वो 4 महीने बीत जाने के पश्चात भी शासन की तरफ से कोई भी लाभ नहीं दिया गया। तो उसके कारण प्रार्थन पिल्लई के द्वारा एक कंटेम याचिका न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की थी। उस अवमानना याचिका के नोटिस जो हैं वो इन 5 अधिकारियों को जारी किए गए थे। वो नोटिस मिलने के बाद भी वो अधिकारी न तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, न ही उनकी तरफ से कोई अधिवक्ता उपस्थित हुआ। इधर अलीराजपुर में साइबर ठगों के हौसले बुलंद हो गए हैं। यहां साइबर ठगों के निशाने पर इन दिनों प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी हैं। ठगों ने कलेक्टर अरविंद बेडेकर के नाम पर फर्जी आईडी बनाई और प्रशासनिक व्यवस्था में लगे अधिकारी कर्मचारियों से मोटी रकम ऐंठने की कोशिश भी की, लेकिन नाकाम रहे। अपने नाम पर फर्जी आईडी बनाकर ठगी की कोशिश के मामले में अलीराजपुर कलेक्टर अरविंद बेडेकर ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसी एक व्यक्ति ने हमारे कलेक्टर्स की जो लिस्ट होगी शासकीय डायरी से या कहीं से एक लिस्ट उठाई, उसमें सभी कलेक्टर्स के उन्होंने व्हाट्सएप अकाउंट बनाना शुरू किए, जिसमें मेरा अकाउंट भी बनाया। तो उन्होंने उसमें जब पैसे मांगे कि 51,000 रुपये भेजें, तो शायद 1-2 जो हमारे कलीग्स हैं डिप्टी कलेक्टर्स, उनको शंका हुई कि कलेक्टर साहब पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो उन्होंने फिर मुझे फ़ोन लगा के पूछा सर ऐसे ऐसे कोई आदमी कर रहा है, या तो आप हैं या कौन है। फिर मैंने उन्हें तत्काल बताया कि मैं नहीं हूँ और ये किसी ने मेरा अकाउंट बना लिया है। खबर है मध्य प्रदेश से, जहां राज्यसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद आज से नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त है और नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 अगस्त रखी गई है। बता दें कि जानकारी के अनुसार 3 सितंबर को मतदान होना है और मतदान के दिन ही परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्यसभा की 12 सीटों पर चुनाव होना है। तो आज से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है और मतदान के दिन ही परिणाम भी जारी किए जाएंगे। आपको बता दें तो देखिए, राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू हो रहे हैं। 14 अगस्त यानी कि आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मतदान की तारीख भी आपको बता देते हैं। देखिए 3 सितंबर को मतदान होगा, लेकिन नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त होगी और 3 सितंबर को जिस दिन मतदान होगा उसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। 21 अगस्त को नामांकन जारी करने के बाद 22 अगस्त को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। नाम वापसी की अंतिम तारीख 26 अगस्त रखी गई है। उसके बाद 3 सितंबर को मतदान होगा। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान किया जाएगा और मतगणना और परिणाम की घोषणा भी 3 सितंबर को ही की जाएगी।
इधर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से किसानों का एक दल स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनने और लाल किले पर आयोजित भव्य समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली के लिए रवाना हुआ। ये दल कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निमंत्रण पर दिल्ली जा रहा है। भोपाल स्टेशन पर रवाना होते वक्त किसानों ने मोदी है तो मुमकिन है और मामा ने बुलाया है, प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनने जाना है जैसे नारे भी लगाए। किसानों के बीच स्वतंत्रता दिवस के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में शामिल होने का जबरदस्त उत्साह है। सभी प्रधानमंत्री को सुनने के लिए उत्साहित हैं और उससे भी ज्यादा वो उत्साहित हैं कि उन्हें प्रदेश के मामा ने खुद बुलावा भेजा है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। धान के लिए अपनी अलग पहचान रखने वाले छत्तीसगढ़ में समूह की महिलाएं धान की बालियों से तिरंगा बैच बना रही हैं। महिलाएं कैसे धान की बालियों के जरिए स्वतंत्रता दिवस के पर्व को खास बना रही हैं, साथ ही इसकी डिमांड और इसे बनाने के पीछे असल वजह क्या है, ये जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान की बालियों का भी अपना विशेष महत्व है और इसे देखते हुए समूह की महिलाओं द्वारा इसका इस्तेमाल कर तिरंगा बैच का निर्माण किया जा रहा है। भिलाई की उड़ान स्व सहायता समूह की महिलाएं धान की बालियों से तिरंगा बैच का निर्माण कर आजादी के पर्व को खास बनाने में जुटी हुई हैं। जो हमारे छत्तीसगढ़ का धान है उसको प्रमोट करने के लिए हम लोग जो धान का बैच तिरंगा बैच बनाना शुरुआत की। इसकी शुरुआत जो थी वो आज़ादी के 50वें अमृत महोत्सव जब सारा देश मना रहा था तब हम लोगों ने ये तिरंगा बैच बनाया और इसके बाद इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ी कि हम लोगों ने बहुत सारे संस्था और समूह की महिलाओं को तिरंगा बैच बनाना सिखाया। ये महिलाएं धान की बालियों से तिरंगा बैच का निर्माण कर रही हैं और इसकी बिक्री कर अच्छा खासा लाभ भी कमा रही हैं। महिलाओं द्वारा बनाए जा रहे इस आकर्षक बैच की छत्तीसगढ़ के साथ ही अन्य प्रदेशों में भी काफी डिमांड है। साथ ही बालियों का इस्तेमाल कर वे बड़ी ही बारीकी से इसका निर्माण कर उसे तिरंगे का आकार देती हैं। 4 साल हो गया इस समूह से जुड़े हुए और मैं बेरोजगार थी, घर में थी, मतलब मेरे को कोई काम नहीं था, मैं घर में रहती थी ऐसी। पर मुझे इस उड़ान नई दिशा समूह से जुड़ के अपने खुद के लिए करने का मौका मिला है। तो मैं 4 सालों से जुड़ी हूँ और अपने लिए कुछ कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है। और हम लोग हर साल अलग अलग तरीक़ों से कुछ ना कुछ नया करने का सोचते हैं। समूह के अध्यक्ष निधि चंद्राकर ने बताया है कि विगत कुछ सालों से बैच का निर्माण किया जा रहा है और अब तक 50,000 से अधिक तिरंगा बैच समूह की महिलाएं बना चुकी हैं। वहीं समूह से जुड़ी अन्य महिलाओं ने बताया है कि बैच के साथ ही वो अन्य चीजों का भी निर्माण करती हैं और इससे उन्हें आर्थिक रूप से काफी लाभ हो रहा है। गौरतलब है कि उड़ान नई दिशा समूह के इन महिलाओं द्वारा राखियों का भी निर्माण किया जाता है जिसकी डिमांड 7 समुंदर पार तक है। हम लोगों ने अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि तीज के समय में ठेठरी कुर्मी व्यंजन बनाया है, होली के समय में ऑर्गेनिक गुलाल बनाया है, बारिश के पहले सीड बॉल बनाया है। वैसे ही अभी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में हम लोगों ने धान के बैच से धान का बैच बना रहे हैं जो काफ़ी अच्छा मतलब उसका वो रिज़ल्ट रहा। धान को लेकर छत्तीसगढ़ की अपनी अलग पहचान है। महिलाओं द्वारा धान की बालियों से तिरंगे का बैच बनाकर जहां राष्ट्र प्रेम की भावना से भरा तिरंगा बनाया जा रहा है, वहीं तिरंगे में देश प्रेम और छत्तीसगढ़ के अपनेपन की महक भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस साल का स्वतंत्रता दिवस खास हो रहा है क्योंकि भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी पर भी तिरंगा झंडा फहराएगा। रायसेन जिले के एक छोटे से गांव सेमरी दीवानगंज की बेटी पर्वतारोही अंजना यादव इस 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोसियुस्को पर्वत पर भारत का झंडा फहराएंगी। इससे पहले वो हिमाचल की यूनम पीक, माउंट फ्रेंडशिप पीक समेत कई पर्वतों पर चढ़ाई कर भारतीय झंडे का ध्वजारोहण कर चुकी हैं। अंजना का ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम छोड़कर ने तिरंगा झंडा भेंट कर सम्मान किया। इस दौरान अंजना ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत भी की। हमारे साथ मौजूद है खुद अंजना यादव, आइए उसी से बात करते हैं। अंजना, क्या प्लान है, कहाँ जा रही है इस बार झंडा फहराने? जय हिंद, मैं माउंटेन अंजना यादव। जैसे कि सर ने बताया कि मैं और आप सबको भी पता चली गया है कि मैं कहीं जा रही हूँ 15 अगस्त को अपने भारत का तिरंगा फहराने। मैं ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को, जिस पे मैं अपने भारत का तिरंगा फहराने जा रही हूँ।
हर साल मेरा एक टारगेट होता है, जैसे कि मैंने पहले भी यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रोस, जो कि मैं 15 अगस्त 2023 में अपना भारत का तिरंगा फहराया था। तो अब मेरा फिर से इस साल 2024 को मेरा टारगेट है, जैसे जैसे साल निकलती जाएगी 2023, 24, 25, वैसे मेरे भी टारगेट बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आपका बड़े बड़े पहाड़ पे चोटियों पे आप झंडा फहराती हैं, ऐसे में क्या मैसेज देना चाहती हैं देश की बेटियों के लिए खासतौर पर? देसी बेटियों के लिए यही है कि मैं एक छोटे से गांव से निकल के इतना कोई सपोर्ट ना मिलने के कारण मैं इतना करें, क्योंकि मेरे लिए यही है कि इतना निकलने के बाद हर बेटी कर सकती है, ऐसा नहीं है कि मैं ही कर सकती हूँ। हर एक गांव की बेटी निकल के अपना ये छोटे से बड़ा मुकाम कर सकती है। तो हर बेटी को मैं यही संदेश चाहती हूँ, अगर आपने अपने मन में ठान लिया है तो उसको करके रहें, कभी पीछे मुड़ के नहीं। देखिए पीछे तो लोग बहुत बोलते हैं और बोलने दो, उनका सुनोगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके माइंड, आपके पेरेंट्स जो बोल रहे हैं, आप हमेशा उस पर ध्यान रखो, हमेशा आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये थी भारत की पर्वतारोही अंजना यादव। जय सिंह राठौर, विस्तार न्यूज, रायसेन। और अब छत्तीसगढ़ के रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। त्योहारी सीजन में रेल यात्रियों के लिए एक झटका है। 72 ट्रेनों के बाद अब 46 ट्रेनें रद्द हो रही हैं। 8 ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। तो बता दें, रेल लाइन का काम होने के चलते ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये काम चलेगा। 13 सितंबर तक कई एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया है। तो देखिए, 72 ट्रेनों के बाद अब 46 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बयान भी इस पर सामने आया है। तो 8 ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ में पहले से ही कुछ ट्रेनें रद्द हैं और उसके बाद अब 46 ट्रेनों को 24 सितंबर से रद्द किया जाएगा। तो देखिए, त्योहारी सीजन में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी और आपको ये भी बता दें कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक कुल 46 ट्रेनों को रद्द रखा जाएगा, जिससे त्योहारी सीजन में लोगों को खासी परेशानियां होंगी। यही नहीं, इसके साथ 8 गाड़ियों के रूट में भी बदलाव किए जाएंगे। अलग अलग स्टेशनों में काम हो रहा है और इसी काम की वजह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। पहले कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया था। इसके साथ ही बता दें कि तीसरी रेल लाइन का भी काम चल रहा है और इसी के चलते ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है। त्योहारी सीजन में यात्रियों की मुश्किलें एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बढ़ने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से रेलवे का विकास हो रहा है। लगभग 36,000 करोड़ रुपए की रेलवे की योजनाएं चल रही हैं। जब विकास होगा, कांग्रेस के ज़माने में 5 साल में 300 करोड़ खर्च होते थे, अब 5 साल में 36,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। खाली इसी वर्ष लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। इन दिनों छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात चोरों ने खैरागढ़ की जामा मस्जिद में घुसकर अलमारी में रखे 50,000 रुपए और दान पेटी पर हाथ साफ कर दिया। इतना ही नहीं, चोर इतना शातिर था कि उसने मस्जिद में लगे सीसीटीवी कैमरे की हार्ड डिस्क भी चुरा ली ताकि उसे कैमरे में कैद न किया जा सके। गौर करने वाली बात यह है कि जामा मस्जिद जहाँ चोरी हुई वो शहर के बीचों बीच बाजार में स्थित है। बीच बाजार में हुई इस चोरी से व्यापारियों में अब हड़कंप मचा हुआ है। सवेरे 10 बजे के करीब मस्जिद में हम आए तो मस्जिद का ऑफिस का ताला टूटा हुआ था और वहाँ से और हमारे जो दान पेटी है वो भी तीनों टूटी हुई थी और अज्ञात चोर के द्वारा रात में सेंधमारी की गई है। रात में चोरी की। कितना चोरी हुआ? करीब 50,000 नकदी ले गए। वो है 45-47 हज़ार रुपये नकदी था। सीसीटीवी का जो बॉक्स आता है रिसीवर, उसको भी चोर ने पूरा तार वार निकाल के उसको भी ले गए हैं। लंबे इंतजार के बाद अब ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की मेजबानी करने का मौका मिल गया है। 6 अक्टूबर को ग्वालियर के नए स्टेडियम में भारत बांग्लादेश के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। 6 अक्टूबर को पहले ये मैच धर्मशाला में होने वाला था, लेकिन अब ये मैच ग्वालियर में हो रहा है। इस मैच के साथ ही 1 दशक से भी अधिक समय का इंतजार भी अब खत्म होगा।
तो ग्वालियर के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। ठीक 14 साल बाद ग्वालियर को अंतर्राष्ट्रीय मैच की मेजबानी मिलने जा रही है। 6 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीरीज का पहला T20 मुकाबला शंकरपुर के माधव सिंधिया इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे लेकर GDCA के उपाध्यक्ष महाआर्यमन ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की और अंतर्राष्ट्रीय मैच का मौका मिलने पर अपनी खुशी भी जाहिर की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ा अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय मैच होने जा रहा है। जी देखिए, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मौका मिला है ये अंतर्राष्ट्रीय मैच ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इसका जो नतीजा है, ये नतीजा जो है हमारी जनता की वजह से आया है, हमारे GDCA मेंबर्स की वजह से आया है, हमारे MPCA मेंबर्स की वजह से आया है, जय शाह जी की वजह से आया है और मेरे पिता की वजह से आया है। तो मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना काम किया, इतना मेहनत किया और खासकर कि अब 14 साल बाद हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मैच मिला। आपका भी सपना रहा है, आपके दादाजी का भी सपना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दादाजी का बिल्कुल सपना रहा था कि क्रिकेट को आगे मध्य प्रदेश में बढ़ाना है और वो आप आगे जाके देखते जाइएगा, वो सपना भी पूरा होते जा रहा है। GDCA के उपाध्यक्ष महाआर्यमन सिंधिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि एक बड़ा सपना पूरा होने वाला है और जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मैच ये खेला जाएगा उससे कहीं ना कहीं यहाँ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ा रोजगार देखने को मिलेगा। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ का कोई भी संस्थान टॉप 10 ही नहीं बल्कि टॉप 50 में भी शामिल नहीं हो पाया। दरअसल शिक्षा मंत्रालय ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया है। जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के कोई भी कॉलेज 50 तो दूर 200 का भी आंकड़ा नहीं छू सका है, जिस पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास लगातार छठे साल शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वीं बार सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय चुना गया है। संपूर्ण श्रेणी में IISc बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और IIT मुंबई तीसरे स्थान पर रहा है। वहीं पिछले साल तीसरे स्थान पर रहा IIT दिल्ली एक स्थान नीचे खसक गया है। देश के शीर्ष 10 संस्थानों में 8 IIT के साथ नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में IISc बेंगलुरु के बाद IIT मद्रास लगातार JNU और जामिया मिलिया इस्लामिया का स्थान है। प्रबंध संस्थान छठे साल शीर्ष पर कायम है। टैक्स पेयर के 1000 करोड़ खर्च करने के बाद भी सरकार उनके बच्चों को बेहतर उच्च शिक्षा संस्थान उपलब्ध कराने में विफल रही है। यही वजह है कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय या कॉलेज ने टॉप 10 में स्थान नहीं बनाया है। ये रैंकिंग 13 श्रेणियों में जारी की गई है। इनमें से किसी में भी छत्तीसगढ़ के किसी भी राष्ट्रीय प्रादेशिक शिक्षण संस्थान ने स्थान नहीं बनाया। रैंकिंग के लिए शिक्षक, लैब, सुविधाएं, प्लेसमेंट जैसे कई मापदंड पर दी जाती है। इधर अंबिकापुर की बात करेंगे, जहां का देवेंद्र कुमारी सिंहदेव मेडिकल कॉलेज बिजली के अभाव में जूझ रहा है। अस्पताल में 14 करोड़ की MRI मशीन लगाई गई, लेकिन मरीज निजी अस्पताल में जाकर MRI कराने को मजबूर हैं। वजह है कि अस्पताल प्रबंधन ने अब तक बिजली ट्रांसफार्मर ही नहीं लगवाया। तो वहीं दूसरी ओर MRI मशीन चालू न होने की वजह से मरीजों को निजी अस्पतालों में जाकर MRI जाँच करानी पड़ रही है और MRI जाँच महंगी होने की वजह से लोग कर्ज लेकर जाँच कराने को मजबूर हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीजों को MRI की सुविधा मिल सके, इसके लिए मशीन करोड़ रुपए खर्च कर खरीद लिया गया है। देखिए किस तरीके से यहाँ पे मशीन पड़ा हुआ है, आकर कंपनी ने लाकर मशीन यहाँ पे डंप कर दिया है, लेकिन ये मशीन अब तक उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि इस मशीन में कई ऐसे सामान हैं जो इंस्टॉल नहीं हो सके हैं। कि यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर लगाने का जो काम है, जिस बिजली के ट्रांसफार्मर से ये मशीन चलेगा, वो अभी तक ट्रांसफार्मर लगाया नहीं जा सका है। इससे साफ समझ आता है कि जब MRI मशीन खरीदना था, आपको लगाना था, तो ये ट्रांसफार्मर पहले क्यों नहीं लगा लिया गया। सरगुजा जिले में MRI मशीन लगाने के लिए पिछले 5 सालों से अस्पताल
अस्पताल प्रबंधन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि लगे हुए थे। अब मशीन आ गई है, लेकिन बिजली के अभाव में इंजीनियर्स का कहना है कि वो मशीन को इंस्टॉल नहीं कर पा रहे, जबकि मशीन बनाने वाली विप्रो कंपनी के इंजीनियर्स ने अस्पताल प्रबंधन को पहले ही कह दिया था कि बिजली की व्यवस्था कर लें ताकि समय पर मशीन को इंस्टॉल किया जा सके। जब हम कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट्स खरीदते हैं तो हमें पता होता है कि इसको चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एमआरआई मशीन खरीद लिया, लेकिन अब खरीदने के बाद वो ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं बिजली के लिए कि उससे किसी तरीके से उसको चलाएंगे। देखिए, जबकि ये काम जो है ट्रांसफार्मर लगवाने का काम है, अगर आपको एमआरआई खरीदना ही है, पता ही है सब कुछ होने वाला है, टेंडर हो गया है, तो आखिर ये पहले बिजली का ट्रांसफार्मर क्यों नहीं लगवाया गया? और कहा जा रहा है कि जब तक ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक ये मशीन चालू नहीं हो पाएगा। यानी मशीन चालू नहीं होगी तो लोगों को प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों में, लैबों में जाकर एमआरआई कराना पड़ेगा। महंगा एमआरआई होता है, 5 से 7 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्च होते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हर महीने करीब 300 से ज्यादा ऐसे मरीज पहुंचते हैं जिन्हें डॉक्टर एमआरआई जांच के लिए लिखते हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुविधा न होने की वजह से मरीज निजी अस्पतालों में जाते हैं और 6 से 10 हज़ार रुपए तक एक जांच में खर्च होता है। अब ऐसे में कई गरीब मरीज जिनके पास पैसे नहीं होते, वो कर्ज लेकर जांच कर रहे हैं या फिर वापस बिना जांच कराए लौटाए जा रहे हैं। व्यवस्था सरकारी में है नहीं, प्राइवेट में करवा रहा हूँ भैया। भैया तो क्या करें, व्यवस्था नहीं है तो करवाना पड़ रहा है मेरे को। तो पैसा भी नहीं था मेरे पास, उधारी मांग के आया हूँ। 6,000 रुपये लगा दिया। तो सरकार से क्या मांग सकते हैं? बस भाई लगवा देते तो अच्छा रहता, गरीब लोग का पैसा बच जाता। नहीं है तो करवाना पड़ जा रहा है। एमआरआई जांच के आंकड़े और खर्च। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में होती है जांच। हर साल 3,000 मरीजों को डॉक्टर जांच के लिए भेजते हैं। निजी अस्पताल में महंगी होती है जांच। एक बार एमआरआई कराने में 6,000 रुपए होते हैं खर्च। हर साल मरीजों को 2.40 करोड़ रुपए करने पड़ते हैं खर्च। अलग अलग इलाकों से लोग जांच कराने पहुंचते हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि एमआरआई मशीन जल्दी इंस्टॉल कर ली जाएगी, जिसमें 2 महीने का समय और लग सकता है। तो वहीं यहाँ के ब्लड बैंक में करीब 1 साल पहले 55 लाख की कीमत वाली एडवांस ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन मशीन लग गई है, लेकिन इसका सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर जनरल इंडिया से अब तक अस्पताल को लाइसेंस ही नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से मशीन भी धूल खा रही है। ब्लड में उपलब्ध प्लेटलेट्स के लिए तो प्राइवेट संस्थान में 7 से 8 हज़ार रुपए प्रति यूनिट तक खर्च करना पड़ रहा है। जब भी हम सेहत से जुड़ी बात करते हैं तो खाने पीने की चीज़ों का ख्याल सबसे पहले आता है, लेकिन अगर मैं ये आपसे कहूँ कि कुछ खास कपड़े पहनने से आप बीमारियों से दूर रह सकते हैं तो आप भी थोड़े हैरान ज़रूर रह जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जबलपुर की एक संस्था ऐसे कपड़े बना रही है जो आपको त्वचा से संबंधित कई तरह के रोग से दूर रख सकते हैं, और इसलिए इन्हें कहा गया है औषधि युक्त कपड़े। क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी, इसके लिए इस खास रिपोर्ट को देखिए। महात्मा गांधी ने जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत की तो उन्होंने पहला संदेश देशवासियों को यही दिया कि स्वदेशी अपनाएं। इसी संदेश को लेकर आज आज़ाद भारत में चल चरखा नाम की एक संस्था जबलपुर में स्वदेशी कपड़े ही बना रही है। हाथ से बुनाई और हाथ से ही चरखा चलाकर इन कपड़ों को बनाया जाता है, लेकिन इससे भी खास बात यह है कि ये कपड़े आपके शरीर का इलाज भी कर सकते हैं। जी हाँ, सुनने में थोड़ा आश्चर्य जरूर होगा, लेकिन चल चरखा नाम की संस्था जो कपड़ा बनाती है वो आपके शरीर को बीमार नहीं होने देगी। यही एक विशेष चीज आज हम आपको इस खबर में बताएंगे, और बताएंगे कि आखिरकार यहाँ से निकलने वाला कपड़ा आपका इलाज कैसे कर सकता है। खादी या फिर यूं कहें कि हथकरघा से तैयार किए गए कपड़े जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं, लेकिन ये कपड़े आम नहीं बल्कि खास हैं। संस्कारधानी जबलपुर में आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते हुए ऐसे कपड़े तैयार किए जाते हैं जो आपको कई तरह की बीमारियों से दूर रख सकते हैं। ये कपड़े औषधि तत्वों से युक्त होते हैं। यहाँ खादी वस्त्र औषधि पदार्थों को मिलाकर तैयार किए जाते हैं, जिसे पहनने के बाद कई तरह की बीमारियों से बचाव भी किया जा सकता है। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से जबलपुर के दयोदय आश्रम में प्रतिभा स्थली के चल चरखा महिला प्रशिक्षण एवं रोजगार केंद्र की बहनें इन औषधि तत्वों युक्त कपड़ों को तैयार करती हैं, जिनकी मांग अब पूरे देश में है। आप हमें बता रही हैं, तो आप हमें बताइए कि ये जो कपड़ा है ये कैसे सेहत
युक्त हो जाता है, औषधि युक्त हो जाता है, ये बताइए आप। ये कपड़ा हल्दी में कलर किया गया है। हल्दी एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक यदि वस्त्र हम पहनेंगे तो हमें चर्म रोग भी नहीं होंगे और जो भी एलर्जी है वो सब खत्म हो जाएगी उससे। ये बनाते कैसे हैं? जैसे आपने ये सफ़ेद कपड़ा है तो बनाते कैसे, थोड़ा सा हमें शॉर्ट में बताइए आप। जैसे ये कपड़ा है, हम पहले इसको फिटकरी के पानी में डुबोएंगे, मॉडरेटिंग होगी, उसके बाद हल्दी का कलर बनाएंगे पानी उबाल के और उसमें फिर हम कपड़ा डुबोएंगे। नीम का भी ऐसे ही उबाल कर उपयोग किया जाएगा। पहले इसको भी पानी में उबालेंगे, मॉडरेटिंग करेंगे और फिर नीम के पानी में इसको डाल देंगे कपड़े को, तो वो उसका कलर आ जाएगा। उसमें हल्का सा येलो शेड, लाइट येलो कलर आएगा उसमें। प्रतिभा स्थली में खादी के सामान्य कपड़ों को हल्दी, मेहंदी, अनार, टेसू के फूल, नीम समेत अन्य प्राकृतिक फलों और फूलों से रंगा जाता है। कपड़ों को मजबूती देने के लिए चावल और इमली के बीज का माड़ भी उपयोग किया जाता है। हमारे साथ दीदी मौजूद हैं। अब हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो चीज़ें आप यहाँ पर इस्तेमाल करती हैं कपड़ा बनाने में, ये कैसे आपको जो है स्वस्थ रख सकते हैं और किस तरह से रिजल्ट आए? देखिए, हम लोग ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो औषधियों में एंटीबायोटिक मेडिसिन देते हैं। उन औषधियों का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है, लेकिन ये वस्त्रों का कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। जैसे हल्दी के वस्त्र का आपने अभी अभी देखा, वो एंटीबायोटिक है, मतलब आपके शरीर को बाहर के ऐसे सारी इन्फेक्शन, एलर्जीज से भी बचाता है। हमारे खान पीन पे भी, हम स्वास्थ्य हमारा खान पीन पे निर्भर है, वैसे ही वस्त्र पहनना भी हमारे लिए स्वास्थ्य युक्त हो सकता है। ये हमारी जीवन शैली का एक अंश है। प्रतिभा स्थल के सदस्यों का कहना है कि देश को केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना, बल्कि लोगों को स्वदेशी के लिए प्रेरित भी करना है। इस कारखाने में सैकड़ों महिलाओं को रोजगार भी दिया गया। यहाँ महिलाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो बाहर जाकर आसानी से काम कर सकती हैं। प्रतिभा स्थल पर तैयार किए गए औषधि युक्त कपड़ों की डिमांड पूरे देश में हो रही है। सबसे खास बात यह है कि जो लोग इन कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फर्क भी महसूस होता है। कहा भी जाता है कि इंसान के जीवन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर कपड़ा आपके स्वास्थ्य को, आपके तन को स्वस्थ रख सकता है तो इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कपड़े आपकी सेहत का भी ध्यान रखेंगे। कैमरामैन नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। और इसी के साथ 15 संभाग 15 खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए विस्तार न्यूज़। नमस्कार।